नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज तवांग में झड़प के बाद चीन के एयरबेस पर हलचल क्यों मच गई? 2024 की लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे विपक्ष में पीएम पद के कितने दावेदार हैं? बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आया और आतंकियों को किसने चूना लगा दिया? उधर 9 दिसंबर को भारत के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के अगले ही दिन चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत कई हथियार तैनात कर दिए। यह दावा अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने किया और सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर अमेरिका की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई और जानकारी दी कि चीन के हथियार तिब्बत के शिगत्से एयरबेस पर तैनात है, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगत्से एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम लोगों दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका एलएसी के पास होना। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगत्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया। शिगत्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगत्से में बना है। यह एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि यह चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन ने वहां हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है, और इसीलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में रहता है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो यह आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि एक दिन पहले ही शी जिनपिंग कह चुके हैं कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे, और यही है चीन की असली चाल, जिसे भारत ने पकड़ लिया और गलवान और तवांग की तरह चीन की हर चाल को फेल करने की तैयारी कर ली और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उधर न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में एलएसी पर उस जगह पहुंची जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन के करीब 300 सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और तवांग से खदेड़ दिया था। तवांग में जिस जगह भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। न्यूज 18 की टीम को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच एलएसी पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी नजर आई, जिसका मतलब है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के जवान चुप नहीं बैठे, बल्कि ज्यादा मुस्तैद हो गए। तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की टीम एलएसी के उन इलाकों में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बीआरओ की वजह से रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी। ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये वही सड़कें हैं जिनके बनने के बाद चीन सीमा पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और बॉर्डर पर तैनात जवानों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि एलएसी से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। एलएसी तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में एलएसी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। इस बीच अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया।
और कहा कि चीन को अमेरिका के साथियों से झगड़ा करने की आदत हो चुकी है। अमेरिका के बयान में जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया कि वो चीन पर आग बबूला है और तवांग से उसके दुम दबाकर भागने को भारत की जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी शुक्र जताया कि चीन के सैनिकों को बात जल्द समझ आ गई और वो पीछे हट गए। अमेरिका ने भारत की इस पूरे मामले को संभालने के तरीके की भी तारीफ की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को सुलझाने की अपील की। We call for de-escalation. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जता दिया कि चीन की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं। लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में LAC के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है, ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से LAC के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था। वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके। क्योंकि जिस तिब्बत के लिए चीन मरने मारने पर उतारू रहता है, उस तिब्बत का पठार ही चीन के लिए मुसीबत बन जाता है। और इसी वजह से चीन की वायुसेना जितना चाह ले, तिब्बत के पठार की भौगोलिक स्थिति उसके आड़े आ जाती है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सकें। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उसे अपनी इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इधर चीन से निपटने के लिए भारत LAC पर IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार कर रहा है ताकि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना का माउंटेन कोर पहले से मौजूद है और इसके तहत ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद भारतीय सेना के इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और एविएशन विंग को साथ लाना है। इसे बनाने की शुरुआत 9वीं और 17वीं माउंटेन कोर से की जाएगी। एक माउंटेन कोर के तहत कम से कम 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में पैदल चलने वाले सैनिकों के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये बैटल ग्रुप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। भारतीय सेना ने अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने और तैनात करने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इस बैटल ग्रुप को बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। उधर चीन की सीमा तक पहुंच को आसान बनाने वाला दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। यह सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए LAC तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। यानी ये रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा, जिससे भारतीय सेना और आम लोगों की मूवमेंट में आसानी होगी। साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। इधर 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारतीय जवानों ने चौकसी बढ़ा दी। वहां पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर पर ITBP के जवान अलर्ट हो गए ताकि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों को खदेड़ कर दिया गया था। इसके लिए ITBP के जवान पिथौरागढ़ की लिपुलेख सीमा पर पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उत्तराखंड में भारत चीन के साथ 345 किलोमीटर की सीमा साझा करता है
जिसमें लिपुलेख बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर चीन, भारत, नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। इसी वजह से चीन से जुड़ी सीमा का यह हिस्सा बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि लिपुलेख तक भारत के सड़क बनाने से बौखलाए चीन ने कई बार नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और खुद भी उसने कई बार उत्तराखंड की सीमा पर भारतीय जवानों को उकसाने वाली हरकत की, जिसके बाद 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस हिस्से में भारत ने आईटीबीपी के साथ एसएसबी और सेना के जवानों की भी तैनाती कर दी, जहां तवांग की घटना के बाद जवानों ने चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली। इस बीच सीमा से जुड़े विवाद में चीन केवल भारत से ही नहीं उलझा, बल्कि भारत समेत करीब 1.5 दर्जन देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। किसी के साथ जमीनी सीमा पर झगड़ा चल रहा है तो किसी के साथ समुद्री सीमा पर। इसीलिए जमीन का भूखा चीन पूरी दुनिया में अपनी बुरी नीयत के लिए बदनाम है। भारत के पड़ोसियों के साथ भी चीन बॉर्डर के लिए झगड़ रहा है। नेपाल और भूटान के साथ भी चीन सीमा विवाद में उलझा है। नेपाल के साथ चीन का 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन नेपाल के कई हिस्सों पर चीन दावा ठोकता रहा है। यही हाल भूटान के साथ भी है। भूटान के साथ चीन का बॉर्डर 477 किलोमीटर लंबा है और भूटान के कई इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि तिब्बत पर तो चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। यहां तक कि म्यांमार के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। मतलब यह कि जिस भी देश का बॉर्डर चीन के साथ लगता है वो चीन से परेशान है। उधर एलएसी पर भारत के हाथों जमीन और आसमान में पिटने के बाद चीन की नौसेना ने भी एक शरारत की, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खबर आई कि चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, जिसे भारत की नौसेना ने खदेड़ दिया और उसे भारत की सीमा से बाहर भेज दिया। जिस जहाज के भारत की सीमा में दाखिल होने की खबर आई उसका नाम यांगवांग 5 है, जो एक जासूसी जहाज है। ये वही जहाज है जिसे चीन ने कुछ महीने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा था। खबर है कि जैसे ही यांगवांग 5 भारत की समुद्री सीमा में घुसा, भारत ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। लंबी दूरी के ड्रोन और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले छोटे जहाज भी काम पर लगा दिए गए। पहले तो इसकी निगरानी की गई, उसके बाद भारतीय नौसेना ने इस जहाज को खदेड़ दिया। चीन दावा करता है कि उसके इस जहाज का इस्तेमाल केवल रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का यह जहाज सैटेलाइट तक की निगरानी करने में सक्षम है। अपने इस जहाज के जरिए चीन किसी बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी भी कर सकता है। इसीलिए जब चीन के हम्बनटोटा पोर्ट पर यह जहाज अगस्त में पहुंचा था, उस वक्त भी भारत ने कड़ा एतराज जताया था, लेकिन बिना किसी कार्यक्रम के भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होना शक पैदा करने वाला है। समुद्री घुसपैठ उस वक्त हुई जब तवांग में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। उसी वक्त दो बड़ी घटनाएं हुई। चीन की फौज के ड्रोन भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए और उसी वक्त चीन का जहाज समुद्री सीमा में घुसा। हालांकि जल, नभ और थल तीनों मोर्चों पर भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। इधर हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उन पर घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके लिए उदयपुर की कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में चल रही हड़ताल की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो पाई और इसके लिए अगली तारीख दे दी गई। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पति समेत परिवार के कई लोगों के खिलाफ 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। वहां गांव वालों ने कुछ आतंकियों को इलाके में घूमते हुए देखा, जिसकी जानकारी उन लोगों ने सुरक्षा बल को दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने उस इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के बारे में गांव वालों से पूछताछ भी की गई ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उधर ईरान में 400 लोगों को 10 साल तक की सजा सुनाई गई। आरोप है कि ये सभी लोग हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, जिसके लिए राजधानी तेहरान की अदालत ने उन लोगों को 10 साल की सजा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सितंबर से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर हिजाब विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप है, जो कि पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुए थे। इधर तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस का दिल्ली में दफ्तर बनाया गया, जिसके उद्घाटन पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस को बीजेपी की ही बी टीम बता दिया। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की फूट एक बार फिर साफ हो गई। मतलब यह कि 2024 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटता दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर केसीआर की तस्वीरों वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी दिखी। 2024 के चुनाव के लिए केसीआर ने अपना एजेंडा भी तय कर लिया। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में वसंत विहार में इनका मुख्य पार्टी दफ्तर होगा। केसीआर की कोशिश बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक नया मोर्चा तैयार करने की है।
उनकी कोशिश का असर तब दिखा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें बधाई देने पहुंच गए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी केसीआर को बधाई देने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने खुद को इससे अलग ही रखा। साफ हो गया कि बीजेपी से लड़ने के लिए बनाए जा रहे इस मोर्चे में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। यानी विपक्ष का ये दांव भी 2024 में बीजेपी के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा मोर्चा बनेगा जिसमें कांग्रेस के शामिल होने के आसार नहीं दिखते। कांग्रेस ने यह तक आरोप लगा दिया कि यह नया मोर्चा खुद प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया गया ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा किया जा सके। केसीआर के इस कदम पर कांग्रेस बुरी तरह झुंझलाई दिखी। आज जो हुआ वो मोदी जी की सलाह पे एक बीआरएस बन गया। ये बीआरएस थोड़े दिनों में वीआरएस होने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। केसीआर के नए मोर्चे को पीएम पद पर उनकी दावेदारी की तरह देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम भी पीएम उम्मीदवारों में शामिल हुआ है। उन्होंने बिहार के 2025 के चुनाव के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाने का ऐलान किया था, यानी खुद वो लोकसभा की लड़ाई में जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। विपक्ष से टीएमसी की दूरी के पीछे भी ममता बनर्जी की दावेदारी को ही वजह माना जाता है। आम आदमी पार्टी भी 2024 में नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की बता रही है। मतलब ये कि विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जिसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को ही मिलेगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने कीव पर हमले के लिए भेजे गए रूस के 13 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एक बार फिर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद कीव शहर के कई हिस्सों से धमाके की आवाज भी सुनी गई। इसके साथ ही वहां से आई एक तस्वीर में एक मकान हमले से तबाह दिखा, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी हमले का जोरदार जवाब दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद एक संदेश जारी करके कह दिया कि उनकी फौज ने ईरान के 13 शाहिद 136 ड्रोन मार गिराए। Шановні громадяни, дякуємо ППУ і не забуваємо про сирени। जेलेंस्की ने इसके लिए अपनी सेना की पीठ भी थपथपाई। जेलेंस्की ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि ईरान के ड्रोन ही उनके शहरों की तबाही की वजह बन रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में रूस ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को जंग का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। लेकिन ईरान ने यूक्रेन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि यूक्रेन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जो ये साबित कर दे कि उसके यहां हो रहे हमले शाहिद 136 ड्रोन से किए जा रहे हैं। जबकि यूक्रेन ने एक या दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार इस बात का दावा किया कि रूस ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री ने उसके दावों को झुठला दिया। ईरान के मुताबिक पिछले महीने उसके और यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी। ईरान ने दावा किया कि उस बैठक में यूक्रेन शाहिद 136 के जंग में इस्तेमाल का एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया, लेकिन पश्चिमी देश भी उसे रूस को ड्रोन देने के लिए लगातार घेरते रहे हैं। और इसी कड़ी में यूके ने ईरान के कुछ कारोबारियों और अधिकारियों पर बैन लगा दिया जो ड्रोन के उत्पादन से जुड़े हैं। इस बात का शक जताया गया कि इन्हीं की वजह से शाहिद 136 ड्रोन रूस पहुंच रहे हैं। इस बीच अर्जेंटीना के फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचते ही वहां जोरदार जश्न शुरू हो गया। सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया की डिफेंस की धज्जियां उड़ाते हुए 3 गोल दाग दिए और अर्जेंटीना के 3-0 से यह मुकाबला जीतते ही राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में अपने देश का झंडा लिए सिटी सेंटर के इर्द गिर्द इतने लोग जमा हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। कतर में हो रहे फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में जैसे ही मेसी ने गोल दागा, अर्जेंटीना के लोग खुशी से झूम उठे। मंगलवार की रात इस मुकाबले में मेसी की टीम ने क्रोएशिया को हराकर विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसके बाद अर्जेंटीना के समर्थकों ने भरोसा जताया कि उनकी टीम इस बार विश्व कप जरूर जीतेगी। ऐसा माना जा रहा है कि विश्व के सबसे शानदार फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी के लिए ये आखिरी विश्व कप हो सकता है। यही वजह है कि पूरा अर्जेंटीना इस मैच में मेसी के गोल मारते ही जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आया। इधर यमन के एक वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली नकली कोक की फैक्ट्री का आइडिया पेश किया। दावा किया जा रहा है कि यह ऐसी फैक्ट्री होगी जो एक साल में 30,000 तक बच्चे पैदा कर सकेगी। हालांकि नकली कोक की फैक्ट्री अभी हकीकत नहीं बनी है, अभी वो बस दिमाग की उपज भर ही है। लेकिन उसे मुमकिन साबित करने के लिए एक एनिमेशन वीडियो जारी किया गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। बताया गया कि आईवीएफ के जरिए भ्रूण तैयार करने के बाद उसे इस तरह की नकली कोख में रखा जाएगा और 9 महीने बाद सिर्फ एक बटन दबाते ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा। दावा किया गया कि कोक भले ही नकली हो, लेकिन उसमें बच्चे को बिल्कुल मां के गर्भ में पलने का एहसास होगा। वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। साथ ही इस प्रक्रिया से मिसकैरेज का डर नहीं रहेगा और तो और लेबर पेन से भी निजात मिलेगी।
नकली कोक में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो बच्चे के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चा मां के गर्भ में नहीं पल रहा तो उसे पोषण नहीं मिल पाएगा। उल्टा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम बच्चे में पाई जाने वाली जेनेटिक दिक्कत पर भी नजर रखेंगे। बताया गया कि एक खास पैकेज भी है जिसके जरिए माता पिता अपने बच्चे की आंखों, बालों और त्वचा का रंग, उसकी हाइट और वो कितना इंटेलिजेंट है, ये सब उसके पैदा होने से पहले ही तय कर सकेंगे। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में बदलाव करने की मांग कर दी। उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक को चेतावनी दी और कहा कि अगर फिल्म के गाने में बदलाव नहीं किए गए तो सरकार मध्य प्रदेश में फिल्म को रिलीज करने पर विचार करेगी। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर आपत्ति जताई थी। इस बीच गुजरात के सूरत से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आदमी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का आरोप लगा और वो करीब पिछले 8 महीनों से ISI से जुड़े हामिद नाम के आदमी से बात कर रहा था। आरोप है कि हामिद ने दीपक से भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी की मांग की, जिसके लिए वो तैयार हो गया। इसने कहा कि हाँ, मैं दे सकता हूँ। दीपक सालुंके पर आरोप है कि सेना से जुड़ी जानकारी और सिम कार्ड भेजने के लिए उसे 75,000 रुपए दिए गए थे। ISI के सदस्य ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आरोपी से संपर्क साधा था। मामले की जानकारी मिलते ही सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। उधर मेघालय में 4 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें TMC का एक विधायक भी शामिल है। राज्य में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले TMC विधायक हिमालय शांगप्लियांग, NPP यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक बेनेडिक्ट मारक और फेलिन सांगमा के साथ निर्दलीय विधायक सैमुअल सांगमा बीजेपी में शामिल हो गए। यह सारों का ज्वाइनिंग से हमारा पार्टी को बहुत बल मिलेगा। राज्य में बीजेपी अपने 2 विधायकों के साथ NPP की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है। इस बीच खबर है कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पास न तो गैस बची है न ही तेल। वहां के लोगों को खाना बनाने के लिए रसोई गैस तक नहीं मिल रही। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं और अब गैस और तेल खत्म होने की वजह से उसकी मुसीबतें और बढ़ गईं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने 123 करोड़ 40 लाख बैरल के कुल तेल भंडार से 98 करोड़ 50 लाख बैरल खर्च कर चुका है और उसके पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ 24 करोड़ 90 लाख बैरल तेल ही बचा है। मतलब ये कि पाकिस्तान का करीब 80% तेल खर्च हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान अपने कुल गैस भंडार का करीब 67% खर्च कर चुका है, जिससे वहाँ के कई शहरों में गैस की किल्लत हो गई है। गैस की कमी होने से कराची में घरेलू उपभोक्ताओं को महज 8 घंटे ही रसोई गैस की सप्लाई हो रही है। असल में पाकिस्तान में पिछले 20 साल में नए गैस भंडार की खोज नहीं हुई, जबकि बढ़ती आबादी की वजह से ईंधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो चाहकर भी बाहर से तेल और गैस का आयात नहीं कर पा रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की बोलती बंद करने के लिए अमेरिका ने पोलैंड में अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। इसके जरिए बाइडेन ने पुतिन को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने नेटो के किसी भी सदस्य की तरफ आंख भी उठाई तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों को भी परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को जवाब देने के लिए नेटो देशों ने भी कमर कस ली है। इसी वजह से अमेरिका ने रूस की सीमा के पास पोलैंड के लास्क एयरबेस पर 6 F-15 स्ट्राइक ईगल्स फाइटर जेट तैनात कर दिए, जो किसी भी मौसम में पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ये विमान 27 नवंबर को ही पोलैंड पहुंच गए थे, लेकिन इनके आने का ऐलान 12 दिसंबर को किया गया। हालांकि इन विमानों से पहले पोलैंड के इस एयरबेस पर रूस की सेना को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा था। इधर दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने 17 साल की एक नाबालिग पर तेजाब फेंक दिया। यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई गई। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। तभी घर से कुछ ही दूरी पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने नाबालिग पर दिन दहाड़े एसिड फेंक दिया। इसी जगह जहां ये दोनों बहनें खड़ी थी, एक 12वीं की छात्रा पर उसी तेजाब से हमला कर दिया गया। इस घटना की एक CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि छात्रा सड़क किनारे खड़ी थी। तभी 2 नकाबपोश आरोपी वहां पहुंचे और बोतल से लड़की की तरफ कुछ फेंका, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए। आरोप है कि छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। एसिड अटैक के बाद उस लड़की का बुरा हाल हो गया और वो इधर उधर भागने लगी और उसे फौरन सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। जिस जगह मोटरसाइकिल सवारों ने नाबालिग पर एसिड फेंका, वहां फर्श पर उसके निशान भी दिखाई दिए। इस बीच पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। एक
लड़के को डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है कि एसिड अटैक में लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस गया और हमले के दौरान उसकी दोनों आंखों में भी तेजाब चला गया, इस वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर लंदन में डॉक्टरों ने पहली बार जीन एडिटिंग तकनीक से 13 साल की एक बच्ची के लाइलाज कैंसर को खत्म करने का कारनामा कर दिया। इस बच्ची को पिछले साल खून का कैंसर ल्यूकेमिया हो गया था। कीमोथेरेपी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब किया गया पर कुछ काम नहीं आया। मगर जीन एडिटिंग की नई तकनीक ने उस बच्ची को ऐसा जीवन दान दिया कि पूरी दुनिया में कैंसर से लड़ने की उम्मीद जग गई। इस तकनीक के जरिए डॉक्टरों ने एक डोनर के इम्यून सेल्स को मॉडिफाई किया और फिर उन्हें बच्ची के शरीर में डालकर उनसे कैंसर बने सेलों को नष्ट कर दिया। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और बच्ची ठीक हो गई। इसी के साथ वो इस इलाज को पाने वाली दुनिया की पहली मरीज बन गई। अब उसे कैंसर नहीं है, लेकिन अब भी डॉक्टर लगातार उसे मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच सिद्धू मूसेवाला केस सुलझाने वाले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। जिन अधिकारियों को सुरक्षा दी गई उनमें स्पेशल सेल के कुल 12 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के बेहद चर्चित मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने के बाद यह सुरक्षा दी गई है, क्योंकि इन अधिकारियों को आतंकी हरविंदर रिंदा के नाम से सोशल मीडिया के जरिए पंजाब में न घुसने की धमकी दी गई थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ ही कई दूसरे पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा दी गई है जो इस केस में शामिल रहे। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10वें दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहुंची, जहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी की राजस्थान में यात्रा का आज 10वां दिन था, जहां आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका है। 16 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उधर मुंबई पुलिस ने नए साल के जश्न पर ड्रग्स बेचने की साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया और तलाशी के दौरान लाखों के ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स की खेप राजस्थान से लेकर आया, जिसकी सप्लाई नए साल के मौके पर आयोजित होने वाली पार्टियों में की जानी थी। लेकिन पार्टियों में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खेप को जब्त कर लिया। इस बीच खबर है कि काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी। 2 दिन पहले यानी 12 दिसंबर को आतंकियों ने शहर के उस होटल पर हमला बोल दिया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरे हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी हमले से घबराए चीन ने अपने नागरिकों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने के लिए कह दिया, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि वहां उसके नागरिकों पर आगे भी हमले हो सकते हैं। 2 रोज पहले जिस होटल पर हमला हुआ था वहां ज्यादातर चीन के नागरिक ही ठहरते थे। आतंकी हमले के वक्त भी होटल में कई चीनी नागरिक मौजूद थे, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें पूरी इमारत धुएं से ढकी नजर आई थी, जबकि इमारत के अंदर हो रही गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया था। कई लोगों ने तो जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से छलांग तक लगा दी थी। हालांकि बाद में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसी बात से डरकर चीन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर फौरन अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी। इधर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक बाघ को गोली मारने का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग की गई। ये वीडियो 14 नवंबर का बताया गया, जिसमें एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उस बाघ को गोली मारता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में वो बाघ एक रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया, जबकि एक गाड़ी उसके पास आती दिखाई दी। जैसे ही वो बाघ के करीब पहुंची वो उस पर झपट पड़ा, जिसके बाद गाड़ी में बैठे उस आदमी ने गोली चला दी। गोली सीधे बाघ को लगी और वो घायल होकर वहां से भाग गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। आरोप है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उस कर्मचारी ने बाघ को पकड़ने की बजाय उसे गोली मारी। उसमें इंक्वायरी अफसर जो हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। बाघ को गोली मारने का ये वीडियो मरचुला बाजार का है, जहां बीते 14 नवंबर को उसे गोली मारी गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे सकता है। इस डिफेंस सिस्टम को पाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई महीनों से बाइडेन से गुहार लगा रहे हैं, और अब लग रहा है कि उनकी मुराद कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस करने का मन बना लिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1 से 2 दिनों में ही इसका ऐलान भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस की नींद उड़ा देने वाली खबर होगी, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर एक बार पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन के हाथ लगा तो उसकी मिसाइलें हवा में ही धड़ाम हो जाएंगी। अमेरिका के इस डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक डिफेंस सिस्टम में एक बताया जाता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार अपने लोगों को बचाने की दुहाई देकर पेट्रियट सिस्टम मांग रहे थे, क्योंकि हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने में अमेरिका के इस हथियार का कोई सानी नहीं है। और इसी वजह से यूक्रेन जिस बेताबी से इसे पाना चाहता है, रूस उतने ही सख्त लहजे में इसे यूक्रेन को दिए जाने का विरोध कर रहा है। रूस ने तो यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिला तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा।
लेकिन लगता है कि रूस की धमकी के आगे ज़ेलेंस्की की अपील काम कर गई, क्योंकि पिछले करीब 2 महीनों से रूस ने ईरान के ड्रोन की मदद से यूक्रेन के शहरों को दहला रखा है। रूस की मिसाइलें खासतौर पर यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रही हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस उसके देश को जमा देने वाली सर्दी में अंधेरे में डुबो देना चाहता है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए और फिर वो किसी भी शर्त पर जंग खत्म करवाने के लिए ज़ेलेंस्की के ही खिलाफ खड़े हो जाएं। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक रूस के हमलों से उसके देश के बिजली नेटवर्क का करीब 50% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है और बाकी के पावर प्लांटों को बचाने के लिए ही ज़ेलेंस्की बार-बार बाइडेन के आगे हाथ फैला रहे थे, क्योंकि पेट्रियट सिस्टम लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक करने के बाद उन्हें ढेर करके ही दम लेता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका से इस सिस्टम के मिलने के बाद यूक्रेन रूस के मिसाइल हमलों का आसानी से जवाब दे पाएगा। इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए एक और राहत भरी खबर आई। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देश स्लोवाकिया यूक्रेन को लड़ाकू विमान दे सकता है, जबकि अब तक कई नेटो देश इससे बचते नजर आए हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई पुतिन के गुस्से को भड़का सकती है, जिसके बाद वो नेटो देशों के खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन अब खबर है कि स्लोवाकिया 11 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। स्लोवाकिया के मुताबिक वो नेटो के अपने साथी देशों से इस मामले में बात कर रहा है और इस खबर को यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की वायुसेना के पायलट मिग-29 लड़ाकू विमान उड़ाना अच्छी तरह जानते हैं। अब तक जंग में यूक्रेन ने मिग-29 और सुखोई जैसे फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया है और अब अगर उसे 11 मिग-29 स्लोवाकिया से मिल जाते हैं तो ये उसकी सेना के लिए एक बड़ी मदद होगी। इस बीच यूके के ड्यूसबरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दरवाजा बंद होने की वजह से चोर का चोरी करने का प्लान फेल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो 4 मोबाइल फोन लेकर भागता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक दुकानदार वहां खड़े एक आदमी को मोबाइल फोन दिखाता नजर आया। तभी वो आदमी मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से निकलने के लिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही दुकानदार ने रिमोट से दरवाजे को लॉक कर दिया, क्योंकि इस आदमी को भागता देख वो समझ गया था कि वो एक चोर है। दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं फंस गया और उसका मोबाइल फोन चुराने का पूरा प्लान फेल हो गया। बाद में उसने मोबाइल फोन दुकानदार को लौटा दिया और फिर वहां से चला गया। इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत पर सांसदों ने पीएम को बधाई भी दी और पीएम मोदी का बैठक के लिए आते ही तालियों की गड़गड़ाहट और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। उधर बीरभूम हिंसा के आरोपी की मौत के मामले में सीबीआई अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ आरोपी की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान उनके पति को सीबीआई अधिकारियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस आरोप को खारिज कर दिया। 2 दिन पहले सीबीआई हिरासत में आरोपी का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था, जिसके बाद आरोपी की मौत के मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। इस बीच दिल्ली के एक इलाके में घर के अंदर संदिग्ध हालात में एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद महिला की हत्या करके मौके से फरार हो गए। हत्या का पता तब चला जब उनका बेटा दफ्तर से घर लौटा, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तो अंदर यही देखा गया कि सारा सामान बिखरा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। इधर आतंकी संगठन आईएस खुरासान के लिए होने वाली फंडिंग में फर्जीवाड़े की खबर है। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी आईएस खुरासान की ओर से जारी एक पोस्टर से मिली, क्योंकि आईएस खुरासान ने यह पोस्टर उसे मिलने वाले फंड में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जारी किया। खबर है कि आईएस खुरासान ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो उसके नाम पर फंड मांगने वाले फर्जी संगठनों के झांसे में न आए और अपने पोस्टर में 2 फर्जी वेबसाइट को दिखाकर अपने समर्थकों को आगाह किया। अफगानिस्तान में सक्रिय आईएस खुरासान ने अपने नए मुखिया की नियुक्ति के बाद फंडिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है कि वो इसका इस्तेमाल जेल में बंद आतंकवादियों के परिवारों की मदद के लिए करता है। इसका एक और मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में शामिल करना है। कुछ दिन पहले ही आईएस खुरासान का नाम तब चर्चा में आया था जब उसने काबुल के होटल में हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद खबर आई कि हमले में उसके कुछ आतंकवादी भी मारे गए हैं। आईएस खुरासान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की एक ब्रांच है जो अफगानिस्तान में तालिबान से टकराती है और वहां आतंकी हमले करके चर्चा में बने रहने की कोशिश करती है। उसका पोस्टर के जरिए फंडिंग में फर्जीवाड़े की बात करना उसी प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। उधर ग्रीस में नियुक्त इजरायल के राजदूत ने उसे भरोसा दिया कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। ये बयान ऐसे समय आया जब इजरायल और तुर्की के रिश्ते सुधर रहे हैं। इजरायल के राजदूत ने अपने बयान में इसका भी जिक्र किया
और ग्रीस को भरोसा दिया कि इजरायल तुर्की और ग्रीस के बीच बैलेंस रखेगा, क्योंकि तुर्की और ग्रीस दोनों की नहीं पड़ती। कुछ महीने पहले तक ग्रीस के दोस्त इजरायल के रिश्ते भी तुर्की से खराब थे, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदले माहौल ने इजरायल और तुर्की को करीब ला दिया और इसी साल अगस्त में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो गए, जिसे तुर्की के पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत करने की कोशिश माना गया, क्योंकि एर्दोआन दुनिया भर के मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहते हैं, जबकि इजरायल तुर्की और ईरान के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाने की कोशिश में है, क्योंकि ईरान भी मुस्लिम देशों की अगुवाई करना चाहता है। रही बात ग्रीस की, तो इजरायल और ग्रीस के रिश्ते पहले से अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और सैन्य सहयोग होता रहता है, लेकिन तुर्की और इजरायल की दोस्ती ने ग्रीस को परेशान कर दिया, क्योंकि एजियन सागर के द्वीपों के मुद्दे पर तुर्की और ग्रीस भिड़े रहते हैं। साइप्रस की वजह से भी दोनों देश लड़ते हैं, जिसकी वजह से नेटो में शामिल दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ती गई। लेकिन जानकार मानते हैं कि इजरायल दोनों के बीच की कड़ी बन सकता है। हालांकि इजरायल ऐसा नहीं मानता। उसके राजदूत ने यह बात साफ भी कर दी और दो टूक बोल दिया कि इजरायल तुर्की से अलग रिश्ता निभाएगा और ग्रीस से अलग, क्योंकि दोनों के साथ उसके संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं और आने वाले समय में भी वो हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा। इस बीच राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक कार में बैठे कुछ लड़कों पर फायरिंग कर उन्हें ट्रक से कुचलने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने सफेद रंग की उस कार को टक्कर मारी और उसमें बैठे लड़कों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें कार से उतारकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई। वीडियो में दिखा कि बदमाशों ने पहले अपनी कार से लड़कों की गाड़ी को टक्कर मारी और फिर ट्रक से उन्हें कुचलने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान उनमें एक लड़के के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 6 लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने रास्ता जाम कर घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। यदि नहीं गिरफ्तार करोगे तो कल सुबह यहाँ वापस इसी तरह से रोड जाम कर दी जाएगी। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट किसी पुराने विवाद की वजह से हुई। हालांकि वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी। उधर अफ्रीकी देश DR कांगो की राजधानी किंशासा में बाढ़ और जमीन खिसकने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भीषण बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें टूट गईं, जबकि कई इलाके पानी में समा गए। और तो और सड़कों पर नदी की तरह बहते पानी ने लोगों की जान को ही खतरे में डाल दिया। वहां हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा किंशासा के एक इलाके से सामने आए एक वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें सड़क पर बह रहे सैलाब के बीच कई लोग फंसे नजर आए। वहां पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर गलती से भी वो इसकी चपेट में आ जाते तो जान भी जा सकती थी। पर यह तस्वीर तो सिर्फ एक इलाके की है। वहां कई हिस्सों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि लोगों के घरों में लगातार पानी घुस रहा है, लेकिन सड़कों के टूटने की वजह से वो सुरक्षित जगह भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे। भीषण बाढ़ के बीच घर छोड़ने वाले लोगों का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग सैलाब के बीच नाव के सहारे सुरक्षित जगह जाते दिखाई दिए, लेकिन तभी उनके पीछे से आई एक बस की वजह से पानी की रफ्तार बढ़ गई और उनकी नाव पलट गई। हालांकि वो किसी तरह बच गए। भीषण बाढ़ और जमीन खिसकने के बाद टूटी सड़कों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन सड़कें इतनी बुरी तरह बर्बाद हुई कि उन्हें दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। वहां अब तक बाढ़ और जमीन खिसकने से न सिर्फ 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बल्कि कई लोग घायल भी हुए। इससे पहले साल 2019 में किंशासा में आई बाढ़ और जमीन खिसकने से करीब 32 लोगों की जान गई थी। इधर प्रयागराज की सेशंस कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। पिछले साल मार्च के महीने में मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई के दौरान ईडी ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन की रिमांड में भेज दिया, जिसके बाद ईडी मुख्तार अंसारी से एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। पिछले साल नवंबर में भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में उनके बेटे अब्बास अंसारी पहले से जेल में बंद है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने बम को नष्ट कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक संदिग्ध बैग पड़े होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गए और बम को सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया। इससे एक दिन पहले भी इसी तरह सोपोर में सेना की गाड़ी को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने साजिश की थी, लेकिन सेना ने उसे भी नाकाम कर दिया था। उधर खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद अमेरिका की एक दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने भी छटनी की तैयारी कर ली है। सेल्सफोर्स के कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी किसी भी वक्त छटनी कर सकती है, जिसके लिए कंपनी अपनी तैयारी कर चुकी है। कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी प्रबंधन में बदलाव और बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करने के बढ़ते दबाव की वजह से सेल्सफोर्स ने कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी की। पिछले महीने भी सेल्सफोर्स ने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बीच यूक्रेन के लोगों को ठंड से बचाने के लिए पश्चिमी देशों ने बड़ी मदद करने का फैसला किया। यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाई गई बैठक में 70 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और पैसे देने का ऐलान किया।
ताकि यूक्रेन के लोगों को ठंड से बचाया जा सके। असल में रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक वहां कई शहरों में बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोगों को पानी की किल्लत से लेकर दूसरी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से पैसों की मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें 70 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और यूक्रेन के लिए 1 अरब यूरो की मदद का ऐलान किया, जो भारतीय रुपयों में करीब 8,700 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके बावजूद जेलेंस्की ने और पैसों की मांग की। उधर अफ्रीकी देश इथियोपिया में चल रहे गृह युद्ध के मामले में मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा से मोटा जुर्माना मांगा गया, क्योंकि मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंसक पोस्ट को बढ़ावा देने का आरोप लगा और मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की मांग की गई। अफ्रीकी देश इथियोपिया गृह युद्ध की आग में जल रहा है और मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इस आग में घी डालने का आरोप लगा, क्योंकि अफ्रीका में काम करने वाले समाज सेवियों ने फेसबुक के काम करने पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि फेसबुक पर की जाने वाली पोस्ट की मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिसके मन में जो आया उसने वो सोशल मीडिया पर लिख डाला, जिसकी वजह से इथियोपिया में गृह युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले में 2 समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने केन्या की अदालत में याचिका दाखिल की और मेटा कंपनी पर $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की मांग की। ये मामला केन्या की अदालत में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसे मेटा का कंटेंट में सुधार का केंद्र माना जाता है। इस बीच मेटा ने दावा किया कि उसने कंटेंट मैनेजमेंट में अच्छा खासा निवेश किया है और इस ओर ध्यान दे रही है। इधर जयपुर में बदजुबानी के लिए बदनाम लेडी डॉन नाम से कुख्यात रेखा मीणा को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रेखा मीणा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती हैं, जिनमें एक में वो शराब पीती दिखाई दी। यही नहीं, वो इस दौरान किसी से गाली गलौज करती भी नजर आई। इसे तो बहुत डोलते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रेखा मीणा एक छात्र को गोली मारने के आरोप में फरार चल रही थी। हालांकि पुलिस से बचकर वो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती रहती थी, लेकिन उसके ठिकाने का पता राजस्थान पुलिस को चल गया और उसे धर दबोचा गया। लेडी डॉन नाम से कुख्यात रेखा मीणा के सोशल मीडिया पर करीब 13,000 फॉलोअर हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस यूक्रेन में ही बने हथियारों को बरसा रहा है। यूक्रेन के खुफिया अफसरों के मुताबिक रूस ने अक्टूबर से यूक्रेन पर हमले के तरीके को बदल दिया है और दावा है कि वो जंग में यूक्रेन को तबाह करने के लिए यूक्रेन के ही कई हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के खुफिया अफसरों ने दावा किया कि रूस ने अक्टूबर में बड़े पैमाने पर जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें कुछ मिसाइलें यूक्रेन में ही बनी थीं, जिनका मलबा बाद में हमले की जगह से मिला। दावा है कि उनमें KH-55 मिसाइलें भी शामिल थी, जो 2500 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला कर सकती हैं और ये मिसाइलें अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने में सक्षम हैं। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमले के वक्त KH-55 मिसाइलों से परमाणु हथियारों को हटा दिया और इस तरह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए वहां जबरदस्त हमला बोला। ये वो क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें यूक्रेन ने 1990 में सुरक्षा की गारंटी के बदले रूस को सौंपा था। खबर है कि यूक्रेन में 1970 के दशक में बनी इन्हीं मिसाइलों से अब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इधर पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को तोड़ दिया। बताया गया कि कार ड्राइवर अस्पताल से अपनी जांच करवाकर घर लौट रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा भिड़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया और कहा कि चीन को अमेरिका के साथियों से झगड़ा करने की आदत हो चुकी है। अमेरिका के बयान में जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया कि वो चीन पर आग बबूला है और तवांग से उसके दुम दबाकर भागने को भारत की जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी शुक्र जताया कि चीन के सैनिकों को बात जल्द समझ आ गई और वो पीछे हट गए। अमेरिका ने भारत की इस पूरे मामले को संभालने के तरीके की भी तारीफ की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को सुलझाने की अपील की। We call for de-escalation. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जता दिया कि चीन की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं, लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में LAC के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है, ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से LAC के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था।
वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि जिस तिब्बत के लिए चीन मरने मारने पर उतारू रहता है, उस तिब्बत का पठार ही चीन के लिए मुसीबत बन जाता है। और इसी वजह से चीन की वायुसेना जितना चाह ले, तिब्बत के पठार की भौगोलिक स्थिति उसके आड़े आ जाती है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सकें। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उसे अपनी इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उधर 9 दिसंबर को भारत के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के अगले ही दिन चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत कई हथियार तैनात कर दिए। ये दावा अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने किया और सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर अमेरिका की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई और जानकारी दी कि चीन के हथियार तिब्बत के शिगत्से एयरबेस पर तैनात है। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगत्से एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम लोगों दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका एलएसी के पास होना। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगत्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया। शिगत्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगत्से में बना है। यह एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन ने वहां हथियार तैनात कर दिए हैं। जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है। और इसीलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में रहता है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो यह आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि एक दिन पहले ही शी जिनपिंग कह चुके हैं कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे। और यही है चीन की असली चाल, जिसे भारत ने पकड़ लिया और गलवान और तवांग की तरह चीन की हर चाल को फेल करने की तैयारी कर ली और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उधर न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में एलएसी पर उस जगह पहुंची जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन के करीब 300 सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और तवांग से खदेड़ दिया था। तवांग में जिस जगह भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। न्यूज 18 की टीम को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच एलएसी पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी नजर आई, जिसका मतलब है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के जवान चुप नहीं बैठे, बल्कि ज्यादा मुस्तैद हो गए। तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की टीम एलएसी के उन इलाकों में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बीआरओ की वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी, ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये वही सड़कें हैं जिनके बनने के बाद चीन सीमा पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और बॉर्डर पर तैनात जवानों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए।
इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि LAC से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। LAC तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में LAC के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। इस बीच अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया और कहा कि चीन को उधर इजराइल के मीडिया ने आशंका जताई कि ईरान की वजह से अलकायदा के हाथ परमाणु बम लग गया। खबर के मुताबिक ईरान ने हूथी विद्रोहियों के जरिए परमाणु बम बनाने की तकनीक और सामान अलकायदा तक पहुंचाया ताकि उसके दुश्मन अमेरिका और इजराइल को सीधे उस पर शक न हो और वो अलकायदा की मदद से दोनों को सबक सिखा सके। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम के मामले में सीधे इजराइल से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि इजराइल के पास 800 से 2000 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है और अब तक ईरान परमाणु बम बना ही नहीं पाया है। मतलब ये कि परमाणु बम बनाने के बाद अगर ईरान उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता भी है तो उसकी तबाही तय हो जाएगी। यही वजह है कि वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए अलकायदा का साथ ले रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ाने के लिए ही इस तरह की खबर उछाली गई। इधर पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक डिवाइडर को तोड़ दिया। बताया गया कि कार ड्राइवर अस्पताल से अपनी जांच करवाकर घर लौट रहा था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना में डिवाइडर टूट गया जबकि कार के परखचे उड़ गए। इस हादसे के बाद कार में बैठे लोग दहशत में आ गए और वो ड्राइवर को बचाने के लिए कार से उतरकर ड्राइवर के पास पहुंच गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कार ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई, कई लोग बीमार हैं। विपक्ष ने इसी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा किया और बिहार में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी विधायकों ने पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया और फिर सदन के अंदर, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। नीतीश ने बीजेपी विधायकों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी उन्हें इसी अंदाज में जवाब दिया। गरीबों को जहरीली शराब ये महागठबंधन सरकार पिला रही है। बिहार में शराब बैन है, लेकिन छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। उधर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2010 से अब तक नक्सली घटनाओं में 77% की कमी आई और नक्सली घटनाओं में आम नागरिकों और सुरक्षा बल को हुए नुकसान में भी 85% की कमी दर्ज की गई। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 12 साल पहले 400 से ज्यादा पुलिस स्टेशन नक्सल प्रभावित थे, जिनकी संख्या घटकर 191 हो गई। इधर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बड़े बेटे राज्य के नए खेल मंत्री बन गए। उनका शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में हुआ, जहां पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही वो अपने पिता मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उदयनिधि स्टालिन DMK के युवा मोर्चा के सचिव हैं, जिन्हें अब खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और अपने सहयोगियों की मौजूदगी में शपथ ली। इस बीच मुंबई पुलिस के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया। मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को एक गैर लाभकारी संस्था ने लॉन्च किया, जिसका फायदा करीब 30,000 पुलिस वालों और उनके परिवारों को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम का नाम मानसविन रखा गया, जिसकी शुरुआत मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन से की गई, जहां 200 पुलिसकर्मियों ने मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 2014 में हादसे का शिकार होने वाले मलेशिया के विमान MH370 को जानबूझकर समंदर में डुबाया गया था। इस हादसे में प्लेन में मौजूद 239 यात्रियों की जान चली गई थी। इसे डुबोने की साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब अफ्रीकी देश मेडागास्कर में एक मछुआरे के घर से विमान के पुर्जे बरामद हुए, जिसके बाद यह आरोप लगाया गया कि विमान के पायलटों ने पानी में लैंडिंग करते वक्त जानबूझकर लैंडिंग गियर नीचे रखा ताकि क्रैश होने पर विमान के ज्यादा से ज्यादा टुकड़े हो सकें। MH370 के मलबे की जांच में जुटे विशेषज्ञों ने दावा किया कि लैंडिंग गियर नीचे कर पायलटों ने विमान के साथ गहरा गोता लगाने की कोशिश की। इस दौरान जानबूझकर प्लेन की रफ्तार को जरा भी कम नहीं किया गया ताकि उसके कई टुकड़े हो जाएं।
आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से हादसे के दौरान प्लेन में मौजूद 239 यात्रियों में से किसी की भी जान नहीं बची। और इसका सबूत मिला अफ्रीकी देश मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर से। वहां से बरामद विमान के लैंडिंग गियर के पुर्जे के आधार पर इसे जानबूझकर क्रैश कराए जाने की पुष्टि की गई, क्योंकि प्लेन के मलबे की जांच में जुटे विशेषज्ञों ने दावा किया कि आमतौर पर पानी में विमान उतारने के दौरान पायलट लैंडिंग गियर नीचे नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे विमान के टूटने का खतरा होता है। लेकिन MH370 के मलबे को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि लैंडिंग गियर को जानबूझकर नीचे रखा गया ताकि पानी में गिरते ही इसके कई टुकड़े हो जाएं, क्योंकि लैंडिंग गियर नीचे रहने से न केवल विमान जल्दी डूबता है बल्कि जिंदा बचे लोगों को उससे बाहर निकलने का वक्त भी नहीं मिल पाता। यही वजह है कि 8 साल बाद सामने आई इस रिपोर्ट ने सारी दुनिया में खलबली मचा दी। खासतौर पर इससे चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि हादसे का शिकार हुए MH370 में अधिकतर यात्री चीन के थे जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहे थे। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर विकेट पर गेंद लगने के बावजूद आउट होने से बच गए। बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को इबादत हुसैन ने जो गेंद की वो सीधे जाकर उनके स्टंप्स पर लगी, लेकिन स्टंप्स की बेल्स जमीन पर गिरी ही नहीं, जिससे मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी और अंपायर भी हैरत में पड़ गए। हालांकि जैसे ही बॉल ने स्टंप्स को छुआ उनमें लगी लाइट जल उठी, पर नियमों के मुताबिक बल्लेबाज को तब तक आउट नहीं करार दिया जा सकता जब तक बेल स्टंप से पूरी तरह अलग न हो। यही वजह थी कि स्टंप्स पर गेंद लगने के बावजूद श्रेयस को जीवनदान मिल गया। इस बीच सऊदी अरब के दौरे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बड़ी भूल कर बैठे, जिसकी वजह से उन्होंने ईरान से दुश्मनी मोल ले ली। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को खुश करने के चक्कर में शी जिनपिंग ने ईरान को आतंकी देश कह दिया, जबकि ईरान अभी तक चीन को अपना पक्का दोस्त मानता रहा है। लेकिन सऊदी अरब में सैकड़ों करोड़ डॉलर की डील करने के चक्कर में चीन से बड़ी चूक हो गई। चीन और सऊदी अरब की तरफ से जारी हुए साझा बयान में कुछ ऐसी बातें लिखी गईं जो ईरान के गले नहीं उतर रही। इस बयान में ईरान को आतंकी संगठनों का समर्थक बताया गया, यहां तक कि ईरान के कारण आसपास के मुल्कों की शांति को खतरा बताया गया। बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को चुनौती तक दे दी गई। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन चीन अपने आप को इस खींचतान से हमेशा दूर रखता था। खुद को न्यूट्रल बताने वाला चीन इस बार बुरी तरह फंस गया। माना जा रहा था खाड़ी देशों में पैर पसार कर चीन सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी खाड़ी देशों में सभी मुल्कों को साधने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि उसने ईरान को हमेशा अपने दुश्मनों की लिस्ट में रखा। जबकि चीन ने ईरान और सऊदी अरब दोनों से दोस्ती का प्लान तैयार कर लिया। इसीलिए वो एक तरफ ईरान में कारोबार बढ़ाने में जुट गया और दूसरी तरफ सऊदी अरब में पैर फैलाने पहुंच गया। ईरान में चीन की कई बड़ी कंपनियां सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर रही हैं। यहां तक कि ईरान के साथ चीन ने कुछ महीने पहले ही डिफेंस से जुड़े कुछ सौदे भी किए हैं। इसके अलावा चीन की सरकार ने जुलाई में ही ईरान के साथ 40,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी। ईरान में 5G नेटवर्क लगाने का काम भी चीन की ही कंपनियां कर रही हैं, लेकिन कारोबार में अपने इतने बड़े सहयोगी को चीन ने आतंकी कहने की गलती कर दी, वो भी तब जब शी जिनपिंग के सऊदी अरब दौरे पर ईरान पैनी नजर गड़ाए बैठा था। माना जा रहा है कि ये छोटी सी गलती चीन के सपनों पर पानी फेर सकती है। उधर ग्रीस से बने जंग के हालात के बीच तुर्की ने अपने हाथ खजाना लगने का दावा किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि उन्हें अपने दक्षिण पूर्व में पहाड़ पर तेल का भंडार मिला, जिसके बाद ग्रीस को आंखें दिखाने में लगे तुर्की के तेवर और तीखे हो सकते हैं। तुर्की ने बताया कि उसे जो भंडार मिला उसमें 15 करोड़ बैरल तेल है, जिसकी कीमत 1200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 99,000 करोड़ रुपए है। ये वो खजाना है जिसने तुर्की की बाँछें खिला दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नवंबर में वहां सालाना महंगाई दर में गिरावट पाई गई थी और गिरावट के बाद भी वो 84.39% थी। तुर्की में बेरोजगारी भी जबरदस्त है। ऊपर से वहां अगले साल चुनाव है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर जीतने की कोशिश में है। ग्रीस के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो आड़े आ रहा है वो है उनके देश की गिरती माली हालत। ऐसे में तेल का भंडार मिलने से तुर्की का ग्रीस से तनाव और बढ़ सकता है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावरों ने उनकी कार को बीच सड़क पर रोका और फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी पर 6 गोलियां दागी। इससे पहले कि कोई उनकी मदद कर पाता, उन्होंने अपनी कार में ही दम तोड़ दिया। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ एक कार हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब एंड्रू फ्लिंटॉफ एक शो की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले साल 2019 में भी वो इसी शो की शूटिंग के दौरान कार हादसे में घायल हुए थे।
उधर न्यूजीलैंड में सरकार ने अगली पीढ़ी के धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। इसके लिए वहां की संसद में एक बिल पेश किया गया, जिसके लागू होते ही साल 2009 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकेगा। यानी अगली पीढ़ी के स्मोकिंग पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। न्यूजीलैंड की सरकार ने इसे दुनिया में सबसे सख्त कानूनों में एक बताया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन को निशाना बनाने के लिए पुतिन ने अपनी महाविनाशक परमाणु मिसाइल यार्स को मॉस्को के पास तैनात कर दिया है। रूस ने अक्टूबर में इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार द सन का दावा है कि पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को निशाना बनाने के लिए मॉस्को के पास अपनी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स तैनात कर दिए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम ट्रक पर यार्स मिसाइल दिखाई दी। इसके बाद इसे मॉस्को के पास एक मिलिट्री बेस पर बड़ी सावधानी से तैनात कर दिया गया। पुतिन के तरकश में मौजूद ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि ये करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ती है और उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। रूस की परमाणु मिसाइल यार्स की रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी दुनिया का बड़े से बड़ा शहर रूस की इस मिसाइल की जद में है। मतलब यह कि रूस की इस मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। इस बीच राजस्थान में गहलोत कैंप को कांग्रेस आला कमान से झटका लगा, क्योंकि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि जिन नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस मिला उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। यह बयान ऐसे समय आया जब गहलोत और उनके करीबी बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और ये साबित करने में जुटे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं को अनुशासनहीनता का नोटिस दिया है, जिनके नाम हैं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। ये तीनों नेता राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस बात का आला कमान पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। नो क्लीन चिट हैज बीन गिवन। केसी वेणुगोपाल के इस बयान को गहलोत कैंप के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि अटकलें थीं कि राहुल की यात्रा के दौरान पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर माना जा रहा है कि रूस के तेल पर लगा $60 के प्राइस कैप वाला प्रतिबंध भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। अनुमान जताया गया है कि रूस का कच्चा तेल अब भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम कीमत पर मिलने लगेगा, जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। रूस से तेल की खरीद पर भारत की कूटनीति एक मास्टर स्ट्रोक साबित होती दिख रही है। भारत पहले ही कह चुका है कि G7 देशों और यूरोपियन यूनियन के $60 वाले नियम को भारत नहीं मानेगा। मतलब ये कि भारत और रूस के बीच हो रहे तेल के सौदे पर किसी आर्थिक प्रतिबंध का असर नहीं होगा। जब से रूस के तेल पर $60 वाली प्राइस कैप लगी, तभी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लुढ़क रहे हैं। ऊपर से भारत को रूस से भारी भरकम डिस्काउंट भी मिल रहा है। माना जा रहा है कि तेल की कीमतें गिरने के बाद भी ये छूट जारी रहेगी, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा। अनुमान यह है कि रूस के तेल के लिए भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम कीमत देनी पड़ सकती है। इधर आरोप है कि कुछ दिनों पहले हैक हुए दिल्ली के एम्स के सर्वर के पीछे चीन का हाथ था। यह दावा स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने किया, जिन्होंने कुछ दिन पहले हैक किए गए एम्स के सर्वर को चीन की चाल बताया। चीन के इस साइबर हमले की वजह से एम्स की ऑनलाइन सेवाएं कई दिनों तक बाधित रही। आरोप है कि चीन में बैठे साइबर गिरोह ने एम्स के 100 में 5 सर्वर हैक किए थे, जिसकी वजह से 23 नवंबर को करीब 12 घंटे तक एम्स का सर्वर डाउन था। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि चीन के चंगुल से साइबर एक्सपर्ट की टीम ने न सिर्फ अपना डेटा वापस ले लिया, बल्कि उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर ली। इस बीच एनसीपी नेता और पूर्व सांसद मजीद मेमन टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने नवंबर में पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मजीद मेमन ने टीएमसी का दामन थाम लिया। उन्हें दिल्ली में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और सौगत राय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। एनसीपी से मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं है। नवंबर में पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने शरद पवार का आभार जताया था और पार्टी से अलग होने के पीछे निजी वजह बताई थी। उधर रणजी के अपने पहले मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने शतक जड़ दिया। ये कारनामा उन्होंने गोवा की तरफ से खेलते हुए राजस्थान टीम के खिलाफ किया और इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड में अपने पिता सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी कर ली। अर्जुन तेंदुलकर ने 2007 गेंदों में 120 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इधर दिल्ली के पास नोएडा में 31 जनवरी तक पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इसके लिए नोएडा प्रशासन ने शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया, जिसके बाद पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इसके लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर कुत्तों के मालिकों को 500 से 10,000 तक का जुर्माना भरना होगा। शहर में पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया।
इस बीच खबर है कि तुर्की में शरणार्थी बनकर रह रहे हजारों वीगर मुसलमानों को चीन भेजे जाने का डर सता रहा है। ये वो वीगर मुसलमान हैं जिन्हें अब तक तुर्की की नागरिकता नहीं मिल पाई है और इसी वजह से उन्हें इस बात का डर है कि तुर्की उन्हें चीन न भेज दे। वहां शरणार्थी बनकर रह रहे वीगर मुसलमानों में यह खौफ तब पैदा हुआ जब चीन के एक मंत्री ने अंकारा में तुर्की के आंतरिक मामलों के मंत्री से मुलाकात की थी। दोनों के बीच ये बैठक पिछले महीने हुई थी। इसके बाद एक खबर सामने आई कि चीन ने तुर्की से कुछ वीगर शरणार्थियों को अपने देश भेजे जाने की बात कही थी, क्योंकि तुर्की में मौजूद ऐसे 10,000 शरणार्थियों को कनाडा अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो गया था और चीन चाहता है कि कनाडा जाने से पहले ही उन्हें चीन भेज दिया जाए। बस इसी बात ने वहां रह रहे वीगर मुसलमानों को डरा दिया, क्योंकि आरोप है कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र से 10 लाख से अधिक वीगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है, जहां उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस भेजा। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया। इस मामले को गंभीर बताते हुए इस पर जल्द सुनवाई करने की बात कही गई। याचिका के मुताबिक तेलंगाना में 27 लाख और आंध्र प्रदेश में 19 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए एक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक के आपस में टकराने की वजह से हादसा हुआ और हादसे में बस का सामने वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। ट्रक और बस के बीच इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि बस सीधा रेलिंग तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। हादसे का शिकार हुई बस पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जा रही थी, जिसमें 45 से ज्यादा लोग सवार थे। इस बीच पटना के पास दानापुर में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने दोनों के सिर पर गोली मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को शुरुआती जांच में मामला गैंगवॉर का लग रहा है, इसलिए वो गैंगवॉर के एंगल से भी हत्याकांड की जांच कर रही है। गैंगवॉर का मामला लग रहा है। पुलिस ने बताया कि जिन 2 लोगों की हत्या की गई उनमें एक कुछ दिनों पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। उधर खबर है कि अमेरिका को ईरान के हाथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक हथियार लगने का डर सता रहा है। अमेरिका के कुछ अधिकारियों के मुताबिक रूस अमेरिका को घेरने के लिए ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ईरान को रूस से ये हथियार मिल गए तो अमेरिका का जीना मुश्किल हो जाएगा। दावा है कि सुखोई 35 एकमात्र ऐसा विमान है जो अमेरिका के F-35 से मुकाबला करने में सक्षम है। इसी तरह S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है। ऐसा करके रूस अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो वो उसके दुश्मन देशों के साथ मिलकर उसे जीने नहीं देगा, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। खबर है कि इसी वजह से रूस ईरान को अपने कई हथियार दे सकता है, जिनमें रूस के घातक हेलीकॉप्टर, सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ हवा से होने वाले अटैक को रोकता है, बल्कि दुश्मन के 36 टारगेट पर भी एक साथ निशाना साध सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट का पता लगाकर उस पर अटैक कर सकता है। ऐसे में रूस से ये हथियार ईरान को मिलने पर अमेरिका की टेंशन बढ़नी तय है। इधर पुर्तगाल अपनी गोल्डन वीजा स्कीम बंद करने पर विचार कर रहा है। स्कीम को 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत दूसरे देशों के लोग केवल 5 साल के अंदर पुर्तगाल की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह स्कीम यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए नहीं है। असल में इस स्कीम के तहत कम वक्त में पुर्तगाल की नागरिकता के अलावा यूरोपियन यूनियन के 26 देशों में बिना वीजा यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिनमें सबसे पहली है पुर्तगाल का गोल्डन वीजा तभी मिलेगा जब वीजा के लिए अप्लाई करने वाला शख्स पुर्तगाल में 5 लाख यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4.5 करोड़ रुपए का निवेश करे। साथ ही वहां की नागरिकता लेने के लिए उसे तय नियमों के हिसाब से कुछ वक्त भी पुर्तगाल में गुजारना होगा और सभी शर्तों को पूरा करने के बाद 5 साल के अंदर उसे पुर्तगाल की नागरिकता मिल जाएगी। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से ही अमेरिका, चीन और भारत समेत कुछ देशों के कई अमीर लोग गोल्डन वीजा लेकर पुर्तगाल में निवेश कर चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में यूके के कई कमांडो ने खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया गया कि ये कमांडो जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई खुफिया ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूके के इन कमांडो ने जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी। असल में जंग शुरू होने के बाद ब्रिटेन ने कीव में अपने दूतावास को सुरक्षित करने के लिए कई सैनिकों को यूक्रेन भेजा था, जिनमें कुछ कमांडो भी शामिल थे। लेकिन दावा है कि उन्होंने दूतावास की सुरक्षा तो की ही, साथ ही यूक्रेन के सैनिकों की मदद भी की। हालांकि ब्रिटेन हमेशा से यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों के शामिल होने की बात को गलत बताता रहा है।
उधर यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यूपी सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं अपनाने का आरोप लगा था, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस बीच कनाडा में यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच से सेना को हटाने की तैयारी कर ली गई। वहां की रक्षा मंत्री ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट संसद में पेश की ताकि सेना को यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच से हटाया जा सके। अब कनाडा की संसद इस मामले में जल्द फैसला ले सकती है। वहां यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार सेना के पास है। उधर खबर है कि पाकिस्तान के पास अपने राजनयिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के राजनयिकों को 4 महीने तक सैलरी नहीं मिली, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के पास डॉलरों की भारी कमी हो गई थी, जिस वजह से वो फंड जारी नहीं कर पा रहा था। बाद में इस मुद्दे पर बवाल होने के बाद पाकिस्तान ने अपने अफसरों को सैलरी दी। ऐसे में खबरें हैं कि कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान अब वॉशिंगटन में अपनी कई राजनयिक प्रॉपर्टियों को बेचने की सोच रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी गई कि वो न तो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की पुरानी बिल्डिंग बेचने जा रहा है और न ही नई इमारत। इधर मध्य प्रदेश में रिलायंस जियो की 5G सेवा की शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश में इस सेवा की शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से की गई, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिलायंस जियो की 5G सेवा की शुरुआत की। इस सेवा के शुरू होने से अब महाकाल लोक परिसर में श्रद्धालुओं को 5G नेटवर्क के साथ वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। न केवल 5G की सेवाएं दी जा रही हैं, 4G को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और कई सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी जियो के द्वारा दिए जा रहे हैं। 5G सेवा लॉन्च होने से स्मार्ट सिटी प्लान, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी मदद मिलेगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में आदेश नहीं मानने वाले सैनिकों को रूस जेल में बंद कर रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने बगावत करने वाले सैनिकों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है, ताकि कोई भी सैनिक जंग के मैदान से पीछे हटने की हिम्मत न जुटा पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग लड़ने से इनकार करने वाले सैनिकों को जेल में बंद किया जा रहा है। दावा है कि रूसी सेना नए भर्ती हुए सैनिकों को ट्रेनिंग दिए बिना ही यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज रही है। लेकिन खबर है कि जो सैनिक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उनको कैद कर युद्ध लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो सैनिक इसके बाद भी तैयार नहीं हो रहे, उन्हें रूह कंपा देने वाली सजा दी जा रही है। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो गरीबों को कंबल बांटने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान वहां कंबल लेने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और फिर देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ में कई लोगों को चोट आई, जिनमें 3 ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं 4 लोगों का इलाज आसनसोल के जिला अस्पताल में जारी है। वहां से आए एक वीडियो में इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट उखड़े नजर आए। वहीं चारों तरफ घायलों के कपड़े और जूते चप्पल बिखरे नजर आए। इधर नगोर्नो कराबाख के विवादित इलाके को आर्मेनिया से जोड़ने वाली इकलौती सड़क लगातार दूसरे दिन बंद रही। अजरबैजान के लोगों का आरोप है कि इलाके में अवैध खनन चल रहा है और सड़क के जरिए खनिजों को आर्मेनिया पहुंचाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने सड़क ही बंद कर दी। जिनकी सामने आई तस्वीरों में एक तरफ रूस के सैनिक चट्टान की तरह एक सफेद गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकते दिखे, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़क को जैम किए नजर आया। नगोर्नो कराबाख के इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए रूस की सेना तैनात है, लेकिन अजरबैजान के प्रदर्शनकारी उसके सैनिकों को भी आंखें दिखाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त सड़क से अजरबैजान का झंडा भी उखड़ता हुआ दिखा। शहर भर के आईनों पर खाक डाली जाएगी, शहर भर के आईनों पर खाक डाली जाएगी और फिर सच्चाई की सूरत छुपा दी जाएगी। सही 100 बात की एक बात कही दानिश ने, उसकी आंखों में लपकती आग है बेहद शदीद, सोचता हूं ये कयामत कैसे टाली जाएगी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।